हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल। इसी के साथ आज आपके साथ हम जुड़ चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लेक्चर फर्स्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजी। तो इसी के साथ कैसा है आपका जोश? तो इसी के साथ मेरे साथ बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में पढ़ते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और क्लास 9th की भी स्टडी को उतना ही इजी बनाएंगे जितना हमने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस वाला पार्ट बनाया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग मेरे को जानते ही होंगे, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज मोनू कुमार मिश्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। सो टुडे इज द लेक्चर ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते कि ये जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो चलिए जल्दी से इसे लिखते हैं। क्या है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए बच्चों देखें कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। बेसिक। यूनिट मतलब बच्चों इकाई, किसी भी चीज की, मतलब किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई। हिंदी में देखा जाए तो इकाई ऑफ लाइफ, जीवन की। मतलब बच्चों जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल। क्योंकि हमारा जो बच्चों हम लोग किससे बने? सेल से। हम लोग बच्चों पहले छोटे सेल थे, फिर डिवाइड करते 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 हम लोग अब पूरे ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। तो इसी तरह एक सेल डिवाइड करके बच्चों बहुत सारे सेल में कन्वर्ट होता है और एक ऑर्गेनिज्म को पूरा तैयार करता है। तो उसी तरह अगर हम देखें इसमें, तो ये जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए सेल डेफिनेशन हम एक बार लिखते हैं। सेल क्या है? द फंडामेंटल structural and functional unit of life is known as cell। तो बच्चों अभी हमने क्या लिखा? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो हमने ये किस बेसिस में लिखी है डेफिनेशन? तो चलिए समझते हैं। इसमें लिखा है द फंडामेंटल मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर। आपने बच्चों देखा होगा बिल्डिंग। अब बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए रहती है? ब्रिक्स। ओके, देखिए यहां एक ब्रिक है। ओके, एक ब्रिक मिलके क्या बनाएगी? एक ग्रुप को बनाएगी ब्रिक्स का। फिर वही मिलके पूरी एक दीवार बना लेगी। ठीक है बच्चों, पूरी एक दीवार बना लेगी। उसके बाद ये पूरी एक दीवार क्या बना लेगी? एक घर। जैसे कि हम और देखें, और एग्जांपल लें, तो देखिए हमारे वर्ड्स, लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में, ए, और ये पूरे ए से लेके जेड तक मिलके क्या बना देते हैं? हमारे वर्ड्स बना दिए। अब वर्ड्स से क्या बन जाता है? सेंटेंस। तो इसी तरह हम देखते हैं किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता है। तो देखिए जैसे पहले एक ईंट का ग्रुप बना, फिर उस ग्रुप से एक दीवार बनी, उस दीवार से फिर एक घर बना। जैसे कि हमारे लेटर से बहुत सारे लेटर मिलकर अल्फाबेट बने, अल्फाबेट से हमारे वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बने। उसी तरह ये देखिए सेल से टिश्यू बने। ओके, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना बच्चों? ऑर्गेनिज्म। तो हम ये समझ गए कि हमने इसको द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर क्यों बोला? क्योंकि देखिए बच्चों ABCD के बिना हम जैसे पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, ईंट के बिना पूरा घर नहीं बना सकते, वैसे ही हम सेल के बिना पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते।
और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया? फंक्शनल मतलब बच्चों जैसे कि अगर मेरी बॉडी में एक सेल है तो पूरा मेरे बॉडी का जो काम है सिर्फ एक सेल को अकेले करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी हो तो मल्टीपल सेल्स अलग अलग अपना वर्क जो है परफॉर्म करेंगे, अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसलिए इसको द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो चलिए आप तब तक इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसके आगे देखें तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। हमने बहुत बार किताबों में देखा है और जो स्पेशली क्लास 9 की किताब है उसमें सबसे ज्यादा है क्या, जल्दी आपको अगर पता होगा तो आपको इसलिए बहुत पता होगा, क्लास 9 की जो किताब है बायो की उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, कंसेप्ट की चीजें नहीं है और इसमें हमको याद रखने वाली चीजें हैं, तो हम जल्दी से लिखते हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो सेल की डिस्कवरी हुई, उसको खोजा गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल किसने खोजा? ये एक बहुत आसान सवाल है और पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले जो सेल है रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में, लेकिन उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने एक डेड सेल खोजा। तो इसलिए एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर उन्होंने डेड सेल खोजा तो लिविंग सेल किसने खोजा? तो लिविंग सेल खोजा था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं। फर्स्ट सेल was discovered and coined the term was given by Robert Hooke in 1665। तो हमने क्या देखा कि जो सबसे पहला सेल जो है वो किसके द्वारा खोजा गया? वो सबसे पहले द्वारा खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा कब? 1665 में। और जो पहले तो जो लोग इस सेल का मतलब भी नहीं जानते थे और सेल का मतलब दुनिया को सबसे पहले बताने के वाला और सबसे पहले सेल खोजने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल खोजा और जो टर्म है उसको दिया। ओके, और हाँ ये भी लिख देते हैं, he found a dead cell। इन्होंने एक डेड सेल खोजा था। और सेल जो क्या है बच्चों? सेल जो एक लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, सेल इज अ लैटिन वर्ड। चलिए मैं एक मिनट के लिए हट रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए कि सेल क्या है। सबसे पहले सेल खोजा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। 1665 से पहले लोग जानते ही नहीं थे कि सेल होता क्या है और ये टर्म भी इन्होंने ही दिया है 1665 में ही। और इन्होंने एक डेड सेल खोजा था और सेल एक जो है लैटिन वर्ड है। अब हम देखें कि इन्होंने ये सेल को कैसे खोजा। अब हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने सेल को कैसे ढूंढा और कहां से ढूंढा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ना एक पेड़ था, और पेड़ कौन सा था? ओक ट्री था। ओक ट्री को हम हिंदी में जैसे कि एक ऐसा पेड़ कह सकते हैं जिसकी बहुत परत जो है बहुत मोटी होती है, जिसकी स्टीम बहुत मोटी होती है। तो ऐसे ही पेड़ को, एक ओक ट्री नाम के पेड़ के पास ये लोग गए और इन्होंने क्या किया? उसका जो बाहर का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको उखाड़ लिया और उसको कहा जाता है क्या बच्चों? बार्क। और उस बार्क का भी इन्होंने एक हिस्सा उखाड़ा जिसको कॉर्क कहा जाता है और उसकी स्टडी की। उसकी स्टडी जब इन्होंने की तो इन्होंने पाया कि जो कॉर्क है उसमें क्या है? उसमें ना सेल है, लेकिन मतलब सेल है मतलब छोटे कंपार्टमेंट से, छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर ये जो पूरा पेड़ का जो स्ट्रक्चर है ये बना है। तो इन्होंने ये खोजा और इन्होंने देखा कि ये जो स्टडी कर रहे थे बच्चों, तो इनके पास उस समय माइक्रोस्कोप की सुविधा नहीं थी और इन्होंने अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया था। तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को खोजा था।
तो हम इसे लिखते हैं he observes a oak tree and took a bark in which dead cells present. He took the cork, which is a part of bark. अब बच्चों में हमने क्या लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले ओक ट्री को ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसका बार्क ले लिया। बार्क जो था बच्चों डेड सेल उसमें प्रेजेंट थे और इन्होंने जो कॉर्क लिया उस बार्क का एक हिस्सा लिया जिसको हम जानते हैं किसको, कॉर्क नाम से। एंड ही, और उन्होंने उस पर स्टडी की। ही ऑब्जर्व्ड दैट दे हैव dead cells under self-made microscope। तो हमने अब क्या देखा, हमने देखा कि इन्होंने सबसे पहले एक ओक ट्री जो था, ओक ट्री को ऑब्जर्व किया, उसका बार्क ले लिया। बार्क जो है उसकी आउटर लेयर, हम देखें जैसे कि अगर एक मोटा पेड़ है तो उसकी जो बाहरी परत है, इन्होंने उस परत को ले लिया, इन्होंने इस परत को ले लिया और ये जो परत थी इसका भी एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसको कॉर्क कहा गया और इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी की। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसे किया होगा स्टडी, और वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जल्दी से इसे राउट डाउन कीजिए। अब हम आगे इसके देखें तो हमको ये पता लग गया सेल किसने खोजा। सेल खोजा है रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने कब खोजा था, 1665 में। अब इसके और इन्होंने तो डेड सेल खोजा। अब डेड सेल के बाद लिविंग सेल किसने खोजा। अब मेन क्वेश्चन तो ये आता है, उन्होंने लिविंग सेल, अब जिन्होंने खोजा उनका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। उन्होंने 1674 में ये जो सेल था उसे ढूंढा। अब इन्होंने कौन सा सेल ढूंढा, इन्होंने एक फ्री लिविंग एल्गे स्पायरोगायरा को ढूंढा था। हम लिख सकते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek, found a living cell in 1674 and the cell is free living algae स्पायरोगायरा। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1674 में एक लिविंग सेल खोज लिया और ये जो सेल था एक फ्री लिविंग एल्गाई स्पायरोगायरा था। तो जल्दी से इसको लिखिए। तो इसके बाद हम देखें कि सेल में और क्या होता है। सेल में अब होता है बच्चों न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को किसने खोजा फर्स्ट टाइम। अब देखिए जो स्टडी हो रही थी सेल की, तो एक के बाद एक हो रही। सबसे पहले तो लोगों यही नहीं पता था कि सेल क्या है, तो उसको बताया किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब जब ये पता लग गया कि उन्होंने ये सेल का जब टर्म दे ही दी है तो उन्होंने डेड ढूंढा था, अब लिविंग किसने खोज दिया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। अब हम ये देखें कि अब उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस है उसको किसने खोजा, तो उसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम लिखें रॉबर्ट ब्राउन was discovered
was discovered न्यूक्लियस। अब इन्होंने न्यूक्लियस कब खोजा? इन 1831। अब इन्होंने न्यूक्लियस भी खोज लिया। अब न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? जैसे कि एज्यूम दैट इट इज अ सेल। अब सेल का एक दिमाग है, उसको कहा जाता है कंट्रोल सेंटर, समझ लीजिए ये है न्यूक्लियस। मतलब सेल से भी छोटा होता है न्यूक्लियस। तो इन्होंने इसी को खोजा था और इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को खोजा इन 1831। तो जल्दी से इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। अब मे बी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो अब देखिए हम समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड है जिसको दिया गया था परकिंजी ने उस वर्ड को दिया था। अब हम देखें कि परकिंजी ने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? पहले हम लिखते हैं परकिंजी gives a word protoplasm in 1839 whose meaning is living content of the cell। अब हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि परकिंजी जो है इन्होंने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म। अब इसका प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या था? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। और इन्होंने ये वर्ड जो दिया था 1839 में दिया था। अब लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल का मतलब क्या है? अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, ये सब तो आगे की बातें हैं। लेकिन इसके एक प्लांट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड, प्लांट्स के एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट्स है उनके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, तो रिजिड आउटर कवरिंग शेप प्रोवाइड करती है और इसको कहा जाता है सेल वॉल। ये जो होती है डेड होती है, इसे खोजा था रॉबर्ट हुक ने, सेल वॉल को। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत हार्ड होती है और आउटर कवरिंग होती है, और ये क्या होती है? डेड होती है। ये क्या है? डेड। अब इसको छोड़ के बाकी जो भी सेल में बचा वो क्या है बच्चों? वो है प्रोटोप्लाज्म। मतलब हम कह सकते हैं विदाउट सेल वॉल अ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो जल्दी से इस पॉइंट को भी लिखिए। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमने पढ़ रहे थे कि डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। इसमें हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में एक डेड सेल ढूंढा, और उन्होंने कैसे ढूंढा? एक ओक ट्री था, उसके पास वो गए, उसका एक बार्क लिया, मतलब उसका एक लेयर लिया, उसका डाइसेक्शन किया और उसमें से उसका एक पार्ट कॉर्क निकाला, उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और उन्होंने क्या देखा सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर? उन्होंने उसके अंदर देखा कि उसमें कुछ सेल्स है, कंपार्टमेंट्स है, और वो डेड सेल है। उन्होंने एक प्लांट के सेल को देखा और उसके ऊपर की सेल वॉल देखी। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि एंटोनी वैन ल्यूइक ने 1674 में एक लिविंग सेल ढूंढ लिया। लिविंग सेल कौन सा था? फ्री लिविंग एल्गे स्पायरोगायरा था। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस भी खोज लिया, और परकिंजी ने एक 1839 में एक और टर्म भी दे दिया जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो हम आगे अब देखें, अब फर्दर हम क्या देखते हैं? सेल थ्योरी। चलिए देखिए कि सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया। मतलब जब ये दौर चल रहा था, ये युग चल रहा था जिसमें लोग नई नई चीजें आविष्कार कर रहे थे और बता रहे थे, तो इसमें उसी को लिखा गया है। तो देखिए ये है सेल थ्योरी। अब इसमें हम देखें तो एक मैथियस स्क्लेडन, क्या? मैथियस स्क्लेडन, उन्होंने क्या दिया? मैथियस जो स्क्लेडन थे उन्होंने बताया कि जो जितने प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है किससे बनते हैं? सेल से। और एक थे थियोडोर श्वान ने भी क्या बताया कि जो एनिमल्स हैं वो भी किससे बनते हैं? सेल से। तो चलिए पहले हम लिखें मैथियस
मैथियस स्क्लेडन, मैथियस स्क्लेडन, मैथियस स्क्लेडन says all plants, says all plants are made up of cells। और इनके बाद ही एक थियोडोर श्वान थे, उन्होंने भी कहा, थियोडोर, थियोडोर, और ये रहा श्वान। अब थियोडोर श्वान ने क्या कहा, थियोडोर फिर श्वान ने भी कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अभी तक हमने इतना देखा कि सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया। सेल थ्योरी में एक मैथियस स्क्लेडन साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि जितने प्लांट्स हैं वो सेल से बने थे। थियोडोर श्वान ने भी क्या कहा, जितने एनिमल्स हैं वो सेल से बनते हैं। और एक बात बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बंदा, मतलब देखिए स्टडी जो है बायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसके अंदर जो स्टडी होती है वो भी बहुत तरह में डिवाइडेड होती है। तो जो बंदे मतलब या फिर जो व्यक्ति प्लांट्स की स्टडी कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, बोटैनिस्ट। ओके, और जो एनिमल्स की स्टडी करता है उसको कहा जाता है जूलॉजी, जो सब्जेक्ट है। अब इनको देखा जाए तो ये क्या है, ही वॉज ए बोटैनिस्ट। ये पौधों की स्टडी कर रहे हैं इसलिए इनको हम कहेंगे बोटैनिस्ट। अब इनको हम क्या कहेंगे, ही वॉज ए जूलॉजिस्ट। ये एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं इसलिए जूलॉजिस्ट, और ये प्लांट्स की कर रहे हैं इसलिए बोटैनिस्ट। आप अगर फर्दर अगर 11th में अगर आपने बायो ली तो उसमें भी आपको बायोलॉजी 2 सेक्शंस में पढ़ने को मिलेगी। एक क्या है प्लांट्स के बारे में और एक एनिमल्स बॉडी के बारे में। प्लांट के बारे में जो आप पढ़ेंगे उस सेक्शन कहेंगे बोटैनी, और जो एनिमल्स के बारे में कहेंगे उसे कहेंगे जूलॉजी। तो जल्दी से इसको देखिए और इसी के साथ हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी के बाद चलिए हम आगे चलते हैं और आगे क्या देखते हैं। इसी में एक आदमी था रुडॉल्फ वर्च्यू। अब सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अब वो सोचे कि मैं कैसे ना कहूं, तो उन्होंने भी असल में ज्ञान दे ही दिया। अब उन्होंने क्या ज्ञान दिया, सबने ये बताया कि जो प्लांट्स है वो सेल से बन रहे हैं, एनिमल है वो सेल से बन रहा है, लेकिन ये जो सेल्स है ये आते कहां से हैं। तो रुडॉल्फ वर्च्यू ने क्या कहा कि जो एक सेल है वो जो फॉर्म हुआ है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे कि समझिए यहाँ एक सेल है, ये जो है आया है, अब इसके ये और सेलों को फॉर्म करेगा और ये जो सेल है ये औरों को मतलब जन्म देंगे। तो ऐसे हर सेल जो है किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब ये जो सेल है किससे बना होगा, ये इससे बना होगा, ये जो है इससे बना होगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो हम लिखें रुडॉल्फ, रुडॉल्फ वर्च्यू, रुडॉल्फ वर्च्यू सेज all says cells come from pre-existing cells। कि सेल्स कहां से आते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल वो उनको बनाते हैं। सेल एग्जिस्ट से, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, और इन्होंने ये बात अपने भाषा में नहीं की थी, इन्होंने ये बात कही थी लैटिन भाषा में। और इन्होंने लैटिन भाषा में क्या कहा था, ओमनेस, ओमनिस इज सेल्यूला, ओमनिस इज सेल्यूला, इज सेल्यूला। इन्होंने अपनी भाषा में जब इन्होंने ये बात बोली तो ये बहुत ज्यादा खुश थे और इन्होंने लैटिन भाषा में क्या बोला, ओमनेस इज सेल्यूला, इज सेल्यूला। तो इन्होंने अपनी भाषा में यही बोला कि जो सेल्स जो है, जो अभी जो सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में से लिख लीजिए, और ये लैटिन भाषा में रुडॉल्फ वर्च्यू ने कहा था।
तो चलिए इसी के साथ हम देखें कि हमने इतना पढ़ लिया। अब इसी के बाद हम देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स में क्या देखा कि जो सेल्स है कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। एक है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और एक क्या है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब इसमें बच्चों हम देखें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स हम करते हैं, हम ये कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। और यूनि का मतलब क्या है, यूनि मतलब एक सिंगल सेल। जो भी एक ऑर्गेनिज्म है अगर वो सिर्फ सिंगल सेल से बना है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वही अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लाइक वी कैन अज्यूम दैट, जैसे कि हमने देखा कि हम लोग जैसे ह्यूमन है, हम लोग एक तरह के सेल से नहीं बने, हम लोगों के पास बहुत सारे सेल्स है, हाथ में अलग, मुंह में अलग, ऐसे, तो वो हम मल्टीसेलुलर है। और एक एमोबा एक एग्जांपल है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है। तो हम देखें ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम सिंगल सेल, organism made from single cell known as unicellular organism, unicellular organism, unicellular organism। अब इसमें अगर हम देखें organisms, organisms made from multiple cells, multiple cells known as क्या, known as multicellular organism, multicellular organism। तो हमने ये समझ लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल हमने किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कितने हैं। अब इसमें हम देखें इसके एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे अमीबा, अमीबा, पैरा मीशियम, यूग्लेना, यूग्लेना एंड बैक्टीरिया। अब हम इसमें देखें, इसमें तो आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, और एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेके देखना हो तो उसके साथ भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल जो क्या है, अलग अलग है। ओके, सभी सेल्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल अलग अलग है, उनके साइज अलग अलग है। तो उसी को चलिए हम एक बार लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, द सेल्स इन different organisms, the cells in different organisms are different, different. The shape of cells in organisms are different। इनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, और नंबर भी अलग होता है। हम यहां लिख सकते हैं द नंबर ऑफ सेल्स, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, द नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, द शेप ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, एंड द साइज ऑफ सेल्स इन
ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चीज मैच नहीं करती है मैक्सिमम। अब इतना हमने देख लिया कि क्या, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल की शेप अलग हो सकती है, नंबर ऑफ सेल्स अलग हो सकते हैं और साइज भी उनका डिफरेंट हो सकता है। अब हम नोट करें, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, और ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा सेल कौन सा है, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा विच इज बैक्टीरिया एंड known as PPLO। अब PPLO का मतलब क्या है, PPLO का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, प्लूरो निमोनिया लाइक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और समझ आया तो जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो इसी के बाद अब अगर हम देखें तो हमने सबसे छोटे सेल के बारे में जान लिया कि वो माइकोप्लाज्मा है, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ मतलब क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल। सो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और नहीं पता तो हम तो अभी यहां पढ़ ही रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। जो भी बच्चों मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स, तो उनको आपको राइट डाउन जरूर से जरूर करना है। देखिए नोट, द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। तो बच्चों जो ऑस्ट्रिच एक बर्ड है उसका एग सबसे लार्जेस्ट एग होता है, ठीक है। जो लार्जेस्ट एग किसका, ये जो लार्जेस्ट सेल है वो कहां प्रेजेंट होता है, वो ऑस्ट्रिच के अंडे में, ओके। ऑस्ट्रिच को शायद मेरे ख्याल से हिंदी में शुक्रमुर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स जो है, कितने सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। तब देखें कि सेल्स के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम जा रहे हैं सेल को और अंदर से पढ़ने के लिए। अभी तक हमने बात की सेल की हिस्ट्री की, कि सेल के सबसे पहले किसने खोजा, वो लिविंग था कि डेड था, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि सेल रियली में है क्या, और सेल के अंदर क्या क्या होता है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, तो अभी हमने क्या देखा कि किसी भी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी इतने ही हम मेन कंपोनेंट्स अभी देखते हैं, मोटा मोटा हम देखते हैं कि एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे। इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी हम बहुत चीजें पढ़ेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। और देखिए मैंने अभी इसमें एक यहाँ लाइन खींची थी, मैंने उसको क्यों हटाया। अब इसमें आ जाएगा बच्चों सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल हर सेल में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ होगा बच्चों कहाँ, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में होगा, तो सबसे पहली बात सिर्फ प्लांट सेल में होगा, इसलिए हमने इसे सेल के पूरे कंपोनेंट्स में नहीं किया था।
क्योंकि अगर मैं सेल वॉल ना लिखूं तो प्लांट्स में भी ये सारे मिलते हैं और एनिमल्स में भी सारे मिलते हैं। ये एक स्पेशल है जो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है। तो एक बार अगर हम ओवरव्यू में बात करें कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो मतलब अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ बिल्कुल सब मटेरियल्स। इसको इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है क्या, सेमी परमिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ही वो सॉल्वेंट्स को या सॉल्यूट्स को अलाउड करती है एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेल। ओके, और हम देखें कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड सब्सटेंसेस है। जैसे कि हम देखें कि जो सेल है ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर यहाँ पे भरा रहता है फ्लूइड, तो ये है साइटोप्लाज्म। ये और इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे बच्चों हमारे अंदर ब्रेन होता है, वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि डीएनए आरएनए इन सबको रखता है अपने अंदर। अब कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को मदद करते हैं अपने रेस्पिरेशन में, इजेशन में, इन सब में, तो वो सेल ऑर्गेनल्स के काम है। और सेल वॉल जो होती है एक हार्ड कवरिंग होती है, हम कह सकते हैं कि इट इज द हार्ड कवरिंग विच प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। तो इसी के लिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से। सेल मेम्ब्रेन से हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे सेल ऑर्गेनल्स तक। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और जिनको मेरा राइटिंग समझ आ गई वो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनको अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आई तो आपको जो लेक्चर ये अपलोड होगा उसी दिन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे मेरे हैंड एंड नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहां जाके उसको ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप पे भी हमने चैनल बना रखा है, अगर आप देखना चाहें वहां से भी तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।